दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के रायसीना हिल्स पर मौजूद प्रधानमंत्री कार्यालय हो या फिर विदेश मंत्रालय का दफ्तर हो, वहां पर मौजूद नौकरशाहों की टीम अब उन तमाम फाइलों और दस्तावेजों को पलट रही है। भूल कहां पर हुई और इससे पहले भारत की विदेश नीति अमेरिका को लेकर किस क्षेत्र में किस तर्ज पर चलती थी, और अमेरिका में जब जब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच सत्ता परिवर्तन होता था तो उसका असर भारत पर उस वक्त विदेश नीति के आश्रय, आर्थिक नीतियों के आश्रय कैसे पड़ता था। क्योंकि बीते 10 बरस की कहानी भारत के विदेश नीति की अमेरिका के इर्द गिर्द ही घुमड़ती है। इस दौर में सार्क खत्म हुआ, इस दौर में नॉन अलाइंड मूवमेंट खत्म हुआ, इस दौर में भारत की ताकत बढ़ी और एक वक्त यह भी लगने लगा कि भारत कहीं नाटो देशों की कतार में साथ खड़ा तो नहीं होगा। परिस्थितियां तो यह भी आई कि हर उस मौके पर जहां पर अमेरिका को भारत की जरूरत थी और भारत को जहां अमेरिका की जरूरत पड़ी, दोनों एक साथ नजर आए। लेकिन उसकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापकता को शायद दिल्ली की रायसीना हिल्स पर बैठे हुए नौकरशाह समझ नहीं पाए। यह 2017 के ट्रंप की वापसी 2025 में नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कूटनीति और जियोपॉलिटिकल स्थिति, इन सब के ऊपर एक झटके में ट्रेड क्यों महत्वपूर्ण हो चला है और ट्रंप की मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो संबंध मिडिल ईस्ट देशों से लेकर चीन तक से बना रही है, उसमें कल भारत कहां पर खड़ा होगा कोई नहीं जानता है। और सवाल यह भी बड़ा हो चला है, अगर पहलगाम की घटना रूस और यूक्रेन के युद्ध के वक्त हुई होती तब क्या होता? तब अमेरिका खुलकर भारत के पक्ष में खड़े होता? उस वक्त रशिया की भूमिका खुले तौर पर उभर कर आती? ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में इसलिए बड़े हो चले हैं क्योंकि 2014 के बाद से 2024 तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की तुलना में सबसे ज्यादा यात्राएं अगर की तो अमेरिका को लेकर की, यानी सबसे ज्यादा अमेरिका उनकी आवाजाही रही। अमेरिका के साथ बढ़ते आर्थिक संबंध कोई छुपे नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अमेरिका के साथ भारत हर मौके पर खड़ा हुआ, यह भी छुपा हुआ नहीं है। यहां तक कि ट्रंप जब चुनकर आए और उन्होंने शपथ ली तो उसके बाद जो पहली कैबिनेट की बैठक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिस मुद्दे को लेकर हुई, उसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की मौजूदगी थी, क्योंकि बैठक क्वाड को लेकर हो रही थी। क्वाड का मतलब बहुत साफ था, चीन को लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान की पहलकदमी, और उसमें भारत क्वाड में जब शामिल हुआ तो भारत की महत्ता बढ़ी। दुनिया के दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच भारत की मौजूदगी है। वो यूनाइटेड नेशन हो, वो आईएमएफ हो, वो वर्ल्ड बैंक हो, वो ब्रिक्स ही क्यों ना हो, वो G20 ही क्यों ना हो, वो SCO ही क्यों ना हो, दुनिया के तमाम बैंक, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या इंटरनेशनली तौर पर जो दुनिया में तमाम देशों की मदद गरीब और विकासशील देशों को लेकर करता है, भारत वहां पर भी मौजूद है। लेकिन ऐसा कौन सा मौका आया जहां पर जब युद्ध की परिस्थितियां बनी तो भारत के साथ कोई खड़ा नहीं था। पारंपरिक तौर पर भारत के सबसे करीब रूस भी खड़ा हुआ नहीं था। चीन खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ था। तुर्की ने तो बार बार दोहरा दिया, हम पाकिस्तान के साथ हैं। अजरबैजान ने भी कोताही नहीं बरती, उसने भी पाकिस्तान का ही साथ दिया। और इस पूरी प्रक्रिया के बीच जब युद्ध चल रहा था या युद्ध की परिस्थितियां थी, उस दौर में चीन के साथ टैरिफ वार कम होते होते 90 दिनों के लिए ऐसी परिस्थिति में आ गया जहां एक बार फिर से साफ हो गया कि अब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार के रिश्ते, व्यापार के दरवाजे खुल गए हैं। और इसी बीच युद्ध की परिस्थितियों के बीच ही भारत ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लाइसेंस भी दिया।
इसी दौर में चीन ने ट्रंप के क्रिप्टो करेंसी की खरीद भी की। इसी दौर में पहली बार खुलकर ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौता करेंगे, व्यापारिक समझौता होगा। और सऊदी अरब के साथ हथियारों की खरीद का सबसे बड़ा समझौता हुआ। इतना ही नहीं, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सऊदी अरब तैयार है, ईरान भी तैयार हो जाएगा, यह भरोसा जतला दिया गया। कतर भी तैयार, यूनाइटेड अरब अमीरात भी तैयार। यानी भारत जिस टेररिज्म का सवाल उठाते उठाते पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर रहा था, आर्थिक नीतियों के तहत क्या इतना ज्यादा वो अमेरिका पर निर्भर हो गया इस दौर में? उसने अपनी पुरानी पारंपरिक तमाम व्यापार, आर्थिक, कूटनीति और विदेश नीति की जमीनों को गंवा दिया था। इसीलिए अब नौकरशाही हर पन्ने को पलट रही है और अमेरिका इस दौर में भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। खुले तौर पर उसने कहा ट्रेड से बड़ा कुछ भी नहीं है और ट्रेड के आश्रय ही मनाया गया है दोनों देशों को। और बातचीत का सिलसिला बाकायदा अमेरिका की तरफ से जो जारी किया गया, भारत ने उस पर चुप्पी जरूर थामी, लेकिन इनकार नहीं किया कि हां, अमेरिका इस तर्ज पर बातचीत कर रहा था। अगर एक एक पन्नों को आज आप खोलना और समझना शुरू करें तो हो सकता है एक हकीकत इस दौर की उभर कर आ जाए। ऐसे वक्त पहलगाम की घटना का होना, ऐसे वक्त पाकिस्तान के साथ दुनिया के कई देशों का खड़ा होना, ऐसे वक्त अमेरिका का खामोशी बरतकर ट्रेड की दिशा में कदम बढ़ाना और ऐसे वक्त भारत के सामने बीते 10 से 11 बरस से जो भी विदेश नीति और जिस अर्थनीति के आश्रय चल रहे थे, उसको सबसे बड़ा झटका खुले तौर पर किसी दूसरे ने नहीं, अमेरिकी सरकार या मौजूदा वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया है, जो बार बार और आज भी दोहरा रहे हैं। दरअसल यह सीज फायर हम ही ने किया है और हम ही ने करवाया है। हमको लगता है इन पन्नों को पलटना शुरू करें। सबसे पहले विदेश मंत्री मार्को रूबियो जी, इन्होंने कहा, कल रात का बयान है, उसमें कहा गया बीते 48 घंटों में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष असीम मुनीर, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर असीम मलिक के साथ लंबी बातचीत की और भारत के और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बातचीत हुई। यानी बातचीत हुई, इससे नकारा नहीं गया। कल जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सामने आए, लेकिन बड़ा सवाल यह था, 11 बरस की जो कूटनीति और जो विदेश नीति भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किताब दर किताब पलटते हुए इस हकीकत को जामा पहना दिया कि भारत अब अमेरिका परस्त है, अमेरिका के साथ खड़ा है, तो क्या एक झटके में डेमोक्रेट्स के बाद रिपब्लिकन के आते ही या फिर बाइडेन के बाद ट्रंप के आते ही परिस्थितियां पलट जाएगी? इसका एहसास दिल्ली की रायसीना हिल्स पर किसी को नहीं था। और अब भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, इस 10 बरस में अगर वह जिस रास्ते चल रहा था, वो तमाम रास्ते क्या गलत थे? जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो भारत रूस से तेल ले रहा था। रूस 30% छूट दे रहा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के लिहाज से। उसके कोई खुले आंकड़े तो नहीं आए हैं, लेकिन जो आखिरी आंकड़ा आया था वो लगभग 60-70 हजार करोड़ का लाभ भारत को मिला। भारत ने उस तेल को खरीदा, रिफाइन करके यूरोप के बाजारों में भी बेचा। यूरोप के बाजारों में वहां के मीडिया ने जब जयशंकर से सवाल किया, जब प्रतिबंध है और उसने यूक्रेन पर हमला किया है तो आप साथ में क्यों खड़े हैं, तो इस पर जवाब भारत के विदेश मंत्री का यही था, हम अपनी इकोनॉमी देखें या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मद्देनजर युद्ध की परिस्थितियों को परखें। यानी इस पूरी राजनीति, कूटनीति और विदेश नीति के दायरे में भारत जिस जिस रास्ते में था वो किसी के साथ नहीं था।
उसकी अपनी जरूरतें पूरी होनी थी, इसीलिए विपदा काल में भी दुनिया के किसी भी देश में किसी भी तर्ज पर आई हो, उस विपदा काल में भारत ने लाभ उठाया। जेलेंस्की से मुलाकात की, पुतिन से सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया, नवाजा गया, और वही पुतिन साथ खड़े नहीं हुए। इस दौर में क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति फिसल गए या फिर उन्होंने भारत के साथ धोखा कर दिया? क्योंकि ध्यान दीजिए, इस दौर में सऊदी अरब के साथ 12 लाख करोड़ से ज्यादा यानी 142 बिलियन डॉलर का अगर हथियारों को लेकर समझौता होता है, 50 लाख करोड़ यानी लगभग 600 बिलियन डॉलर सऊदी अरब कहता है हम अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। हथियारों की फहरिस्त है, इन्वेस्टमेंट का जिक्र है, और इन सब के बीच अमेरिका अपनी ताकत में इजहार इस रूप में कर रहा है कि अब हम दुनिया को कुछ देंगे नहीं, यह मौका अमेरिका के बटोरने का है। भारत इस बात को नहीं समझ पाया और दुनिया के वो तमाम देश जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आरोप लगते रहे, वो मिडिल ईस्ट के कई देश हैं, उन तमाम देशों के साथ इस वक्त अमेरिका खड़ा है। ट्रंप प्रशासन की बेहतरीन स्थिति इजराइल के साथ नहीं चल रही है। इजराइल के ड्रोन भारत को जरूर मिले। ईरान के साथ तनातनी के बाद अब ईरान के साथ समझौते का जिक्र खुले तौर पर अमेरिका करने से चूक नहीं रहा है। याद कीजिए, एक एक करके अमेरिका के उस रास्ते को दिल्ली के रायसीना हिल्स क्यों नहीं समझ पाई। डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने का जिक्र ट्रंप ने आते ही किया। कनाडा को 51st स्टेट बनाने का जिक्र ट्रंप ने ही किया। गाजा पट्टी पर कब्जा करने का जिक्र ट्रंप ने ही किया। और इस वक्त सीरिया पर लगे प्रतिबंध ट्रंप ने ही हटाए हैं। ईरान के साथ समझौता करने का संदेश भिजवा दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। ये तमाम परिस्थितियों के बीच क्या एक ऐसी परिस्थिति इस दौर में बनी जहां पर चीन के साथ ट्रेड वार से हटकर ट्रंप को यह दिखाई देने लग गया कि अगर भारत इस दौर में बड़ा और खड़ा होता है और आर्थिक तौर पर एक मजबूत इलाके के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय अर्थनीति में उसकी महत्ता होगी, तो फिर वह पूरा व्यापार डगमगा जाएगा जो वह अरब देशों के साथ इस वक्त करने निकला है, चीन के साथ जो व्यापारिक संबंध बना रहा है और दुनिया भर के भीतर यह संदेश दे रहा है कि युद्ध नहीं, शांति होनी चाहिए, व्यापार होना चाहिए। तो एक क्षण के लिए अमेरिका की इस ताकत को थोड़ा और पहले समझ लीजिए, तब बात और साफ होगी कि अमेरिका की बुक में भारत कहां पर है और क्यों नहीं है। क्योंकि अब अमेरिका ने अपने तौर पर हर उस ग्रांट को बंद कर दिया जो ना सिर्फ दुनिया के अलग अलग देशों में वो वेलफेयर के तौर पर देता हो या फिर अपने ही देश के भीतर, यहां तक कि यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रांट रुका है, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का ग्रांट रुका है, नेशनल पब्लिक रेडियो का ग्रांट रुका है, एफबीआई का ग्रांट रुका है, सीआईए का ग्रांट रुका है, यूएसएआईडी जो भारत के पास भी पैसा आता था उसका भी ग्रांट रुका है। और इन सब की देखभाल के लिए बकायदा एक कैबिनेट मिनिस्टर की बनाई गई, नियुक्ति की गई। उसके कौन देख रहे थे? एलन मस्क देख रहे थे। इस व्यापारिक परिस्थितियों के बीच दो बातों पर हमेशा नजर रखिए। दुनिया टेक्नोलॉजी से चलती है। इस वक्त टेक्नोलॉजी का मतलब इंटरनेट है। डिजिटल के क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व है दुनिया के सामने। वो चाहे तो एक झटके में दुनिया के कारोबार को रोक सकता है। इसीलिए भारत की मौजूदगी जहां जहां बीते 10 से 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां बढ़ाती चली जा रही थी, उसको इस दौर में इतना बड़ा झटका, वह भी पाकिस्तान को लेकर जिसकी सेना कहीं टिकती नहीं है, वह भी पाकिस्तान को लेकर जिसकी इकोनॉमी कहीं टिकती नहीं है भारत के सामने, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो संबंध भारत ने इस दौर में बनाए, चीन के साथ $100 बिलियन का माल हर साल भारत में आता है। कर्जे में डूबा हुआ पाकिस्तान, लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति का इंतजार और स्ट्रेटजिकली इस दौर को बनाया गया जब युद्ध समाप्ति की दिशा में दुनिया आकर खड़ी हो और यह कहा जाए कि ट्रंप युद्ध नहीं चाहते हैं। इजराइल को रोका, रूस को रोका, यूक्रेन को रोका। यूक्रेन से कहा कल तक मदद कर रहे थे, अब आपने युद्ध विराम नहीं किया तो पैसा, मदद
रोक दी जाएगी। क्या इन परिस्थितियों को दिल्ली की रायसीना हिल्स समझ नहीं पा रही थी? अब उसे चीजें समझ में आ रही है। इसके लिए एक किताब अगर खोलिएगा कि दुनिया की इकोनॉमी तकरीबन 110 ट्रिलियन डॉलर की है, उस 110 ट्रिलियन डॉलर में अमेरिका की इकोनॉमी 27 ट्रिलियन डॉलर और चाइना 20 ट्रिलियन डॉलर की है। समझना यह भी होगा, अमेरिका में सिर्फ 20% प्रोडक्शन होता है और वो माल इस्तेमाल करता है 40% का। यानी अमेरिका की परचेजिंग पावर, अमेरिका की दुनिया को मदद करने की ताकत, अमेरिका की सैन्य शक्ति, ये तीनों उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यानी अमेरिका दूसरे देशों से माल खरीदता है, चीन दूसरे देशों को सामान बेचता है। इसी प्रक्रिया के भीतर में दुनिया की इकोनॉमी चल रही है और उसमें भारत कहां पर खड़ा होगा, वो बैलेंस उसने वहीं पर बनाया या बैठाया जहां पर उसकी अपनी अर्थव्यवस्था संभल जाए। तो क्या यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें भारत समझ नहीं पाया? हथियारों का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है, डिजिटल क्रांति में सबसे आगे अमेरिका है। वो सोशल मीडिया हो, सर्च इंजन हो या इंटरनेट हो, अमेरिका सबसे आगे खड़ा है। और जब इंटरनेट का जिक्र हो रहा है जिसके जरिए सारी चीजें चलती हैं, तो यह भी समझना होगा, अमेरिका से अगर किसी को डॉलर खरीदना है तो उसे सिर्फ नोट छापने होंगे, यानी डॉलर छापने होंगे। लेकिन जो अमेरिका की नीति नहीं मानेगा, स्विफ्ट तक उसकी पहुंच है, वह उसे रोक देगा, जैसे रूस और ईरान का उसने रोका। स्विफ्ट का मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी दो बैंकों के बीच, दो देशों के बीच जो पेमेंट होता है वो स्विफ्ट के जरिए होता है। उसका लिंक और इंटरनेट का पूरा सिस्टम अमेरिका के हिसाब से चलता है। अमेरिका की जरूरत इस दौर में अपने अनुकूल सब कुछ करने की है, उसमें भारत फिट कहां पर बैठता है। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई घबराहट नहीं है। वो जो मिडिल ईस्ट में आए हैं, हर देश में पहुंचकर बार बार कह रहे हैं, हर इंटरव्यू में कह रहे हैं, भारत और पाकिस्तान उसके लिए एक सरीखा है, व्यापार की दृष्टि से एक सरीखा है, न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर एक सरीखा है। यानी एक झटके में भारत के साथ सिर्फ धोखा ही नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो ताना बाना प्रधानमंत्री मोदी ने बुना, उसको इतना बड़ा झटका बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया है। तो फिर उन्होंने कल इन्वेस्टमेंट टेबल पर बैठकर इस बात का खुले तौर पर जिक्र किया, फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया, और अब वो दोहा पहुंचे हैं, वहां पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. ध्यान दीजिए, भारत और पाकिस्तान को लेकर भी डील ही है। यह ट्रेड की डील है जिसका जिक्र वह खुले तौर पर कर रहे हैं। और इस फहरिस्त में अगर देखिएगा तो रूस और यूक्रेन के बीच अगर युद्ध विराम 30 दिनों का जिक्र हो रहा है तो उसमें मिनरल्स की डील यूक्रेन के साथ की गई है। ईरान के साथ समझौता हो रहा है तो वहां पर भी डील है। मिडिल ईस्ट की स्थिति में इस वक्त बड़ी तादाद में अमेरिकी हथियारों को खरीदना और अमेरिका में इन्वेस्ट करना, जिसमें कतर भी है, यूएई भी है और सऊदी अरब भी है। अमेरिका फर्स्ट का नारा इस दौर के भीतर में भारत को कहां खड़ा करता है, यह सवाल अब शायद रायसीना हिल्स को समझ में आने लगी है। इसीलिए पहली बार 2 दिन पहले जब इस बात का जिक्र हुआ कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, जो स्टील और एल्युमिनियम को लेकर 12 तारीख से लागू हो गया, यानी 3 दिन पहले जो बात उठी थी 10 तारीख को, उसके बाद 12 तारीख से लागू हो गया, दोनों क्षेत्रों में 25% टैरिफ। तो पहली बार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पत्र भारत ने भी भेजा और कहा हम भी बराबर का टैरिफ लगाएंगे। और इस बराबर के टैरिफ का मतलब बहुत साफ है कि इसके जरिए भारत और अमेरिका के बीच
जो व्यापार के संबंध है उसमें लगभग 7.6 बिलियन इंपोर्ट्स का असर पड़ेगा, यानी 64,512 करोड़ के आयात पर असर पड़ेगा, जिसमें 16,213 करोड़ रुपए ड्यूटी है। भारत पहली बार बोला है, भारत पहली बार समझा है। अमेरिका जिस रास्ते चल निकला है उसमें उसने अंतर्राष्ट्रीय तौर की कूटनीति को समझते हुए भारत की परिस्थिति और शायद एनालिसिस अब इस बात का भी रायसीना हिल्स पर है, पहलगाम की घटना इसी वक्त क्यों हुई, इसी वक्त पाकिस्तान के जनरल ने भाषण क्यों दिया, इसी वक्त चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा हुआ, तुर्की अजरबैजान कैसे खड़े हुए, और इसी वक्त अमेरिका बार बार दोहरा रहा है जो सीज फायर को लेकर। तो इन परिस्थितियों में पहली बार डब्ल्यूटीओ को लेटर, अमेरिका पर लगने वाले टैरिफ के मद्देनजर भारत ने भी 2 पन्ने का यह लेटर भेजा है। दरअसल इस पत्र में बहुत साफ तौर पर लिखा है 2018 में अमेरिका ने स्टील पर 25% टैरिफ लगाया था, एल्युमिनियम पर 10% टैरिफ लगाया था, लेकिन 10 मई 2025 को उसने कहा कि एल्युमिनियम पर भी 25% टैरिफ होंगे, जो 12 मई से लागू होगा। तो अब भारत भी कह रहा है हम भी उसी के समानांतर टैरिफ लगाएंगे। समझना यह भी होगा कि भारत अमेरिका को तकरीबन 85 बिलियन डॉलर का सामान भेजता है, यानी एक्सपोर्ट करता है, और अमेरिका भारत में तकरीबन 45 बिलियन डॉलर यानी भारत का सरप्लस है। लेकिन चीन के साथ ऐसी स्थिति नहीं है, रूस के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। तो अगला सवाल यह भी है, क्या इस पूरी स्ट्रेटजी में जब अमेरिका के सामने संकट था और रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर नाटो कंट्रीज एक थी, उस वक्त और अब की परिस्थिति में तो बड़ा अंतर यह भी आ गया है कि पूरा यूरोपीय यूनियन और अमेरिका टकराने की स्थिति में है, और यूरोपीय यूनियन से निकलकर भारत में आकर भारत के साथ जब आर्थिक संबंधों का जिक्र हो रहा था, उस वक्त भी भारत अमेरिका के साथ अपने आर्थिक संबंधों को देखना चाह रहा था। हालांकि इस दौर में यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत ने फ्री ट्रेड की स्थिति लेकर आया है। तो क्या अब रायसीना हिल्स पर नई स्ट्रेटजी के तहत काम हो रहा है? और यह स्ट्रेटजी इसलिए मैटर करने लगी है क्योंकि जिस तर्ज पर भारत दुनिया के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, यूनाइटेड नेशन में टेररिज्म और पाकिस्तान को लेकर भारत कुछ भी पास नहीं करा पाया, ब्रिक्स को लेकर भारत आगे बढ़ा, लेकिन एक झटके में सवाल डॉलर का आया और करेंसी का आया, तो अमेरिका ने सबसे पहले भारत को चिताया और भारत ने उसके बाद कोई पहल नहीं की। अभी जो बैठक हो रही थी विदेश मंत्री और एनएसएस की, उसमें ये दोनों नहीं गए, जयशंकर और अजीत डोभाल नहीं गए। कहा गया युद्ध की परिस्थितियां हैं, हम नहीं जाएंगे। ब्रिक्स के भीतर भारत की भूमिका धीरे धीरे कम हो गई। चीन और रशिया आमने सामने एक साथ आकर खड़े हो गए। इसीलिए ध्यान दीजिए 2023, 2024, 2025 तीनों देश, चीन, रूस और ईरान, तीनों ने मिलकर युद्धाभ्यास किया। उस युद्धाभ्यास में जिन देशों को बुलाया गया, ओमान की खाड़ी में हुआ, मार्च के महीने में हुआ, उसमें जो बतौर पर्यवेक्षक थे उसमें भारत नहीं था, उसमें अजरबैजान था, उसमें दक्षिण अफ्रीका था, उसमें कतर था, उसमें इराक था, उसमें यूएई था, उसमें श्रीलंका था और उसमें पाकिस्तान भी था। यानी रूस, चीन, ईरान के साझा नौसैनिक युद्धाभ्यास 2023 मार्च, 2024 मार्च, 2025 मार्च भारत था, क्योंकि भारत इस दौर में अमेरिका के करीब था। यानी पूरी स्ट्रेटजी भारत की राष्ट्रीय नीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के अनुकूल ही नहीं की, बल्कि अमेरिका के ऊपर टिका दी। इसीलिए यह सवाल बार बार उठा कि भारत की अगर पूरी इकोनॉमी और पूरी फॉरेन पॉलिसी अगर अमेरिका के इर्द गिर्द घुमड़ रही है, तो ऐसी स्थिति तो इससे पहले कभी नहीं आई थी। रशिया के साथ पारंपरिक ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, अरब वर्ल्ड के साथ सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं, लेकिन अपनी इकोनॉमी को लेकर और चीन के साथ जिन परिस्थितियों का जिक्र होते रहा है कि चीन के साथ अगर आप व्यापार करते हैं तो अपनी शर्तों पर करना सीखना होगा, क्योंकि $100 बिलियन अगर हर बरस चीन माल बेच रहा है तो भारत को तय करना होगा प्रधानमंत्री मोदी की नीति क्या यहां पर भी डगमगा गई, जहां पर
एक तरफ चीन डोकलाम में मौजूद रहता है और अब वो बांग्लादेश से साझा करके एयर स्ट्रिप भी बना रहा है उस नेक पर जहां पर डोकलाम की घटना हुई थी। ये परिस्थितियां क्या बतलाती हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना, ईरान, रशिया और चाइना, भारत, अमेरिका नहीं है साथ में खड़ा। इन परिस्थितियों के बीच क्या वाकई अब रायसीना हिल्स का संकट सबसे बड़ा यही है कि क्या वाकई नई विदेश नीति के आश्रय अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को नए सिरे से अब साधना होगा? और यह साधने की स्थिति में भारत की ताकत को पहले मजबूत करना होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी डिफेंस सेक्टर तक में अगर भारत के भीतर जो माल बन रहा है, उस बनते हुए माल को लेकर इस देश के जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो अगर डिफेंस क्षेत्र में कूद चुके हैं, तो सोचना होगा इससे पहले डिफेंस सेक्टर में या फिर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में क्यों फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोका जाता था। न सिर्फ कांग्रेस के दौर में, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी प्रयास किया गया था इन्वेस्टमेंट का रास्ता खोलने के लिए, लेकिन उस वक्त विरोध स्वदेशी जागरण मंच सरीखा संगठन भी कर देता था, आरएसएस भी कर देता था। लेकिन नया सवाल तो यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज है, वो आवाज ही विदेश नीति है, वो आवाज ही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है। बहुत दूर की बात नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष, उसमें भारत के भी प्रधानमंत्रियों को जोड़ लीजिए, जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया जाता है तो उसकी एक महत्ता होती है। लेकिन अगले दिन, और अगले दिन भी क्यों, सिर्फ 15 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री ने दोबारा भाषण दिया, 25% हिस्सा दोहराया सैनिकों के बीच जाकर। तो क्या 1971 वार के बाद इंदिरा गांधी के राष्ट्र के नाम संदेश को आप भूल गए? उसके बाद जगजीवन राम गए थे सैनिकों के बीच, लाल बहादुर शास्त्री के दौर को भूल गए। राष्ट्र के नाम संदेश के बाद उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर गए थे, करगिल को याद कीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था। लेकिन जब एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द का ताना बाना इस तरीके से बुना जा रहा हो और वही व्यक्ति के बोले गए शब्द नीतियों में तब्दील होते चले जाएं, तो रायसीना हिल्स पर बेचैनी जायज है। उसी तर्ज पर जैसे आज की तारीख में अमेरिका के भीतर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ग्रीनलैंड खरीद लो, कनाडा को साथ जोड़ लो, गाजा पट्टी पे कब्जा कर लो, फिर एक झटके में कहते हैं ईरान के साथ समझौता कर लो, हुती विद्रोहियों को माफ किया। जो जो परिस्थिति थी एक झटके में सब कुछ बदलती चली गई। और इन परिस्थितियों के बीच का संकट तो यह भी है कि भारत G20 का हिस्सा है, भारत इस दौर में ब्रिक्स का हिस्सा है, WTO का हिस्सा है, IMF का हिस्सा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO का हिस्सा है, वह ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हिस्सा है, वो BIS यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स उसका भी हिस्सा है। लेकिन किसी भी जगह पर भारत की मौजूदगी कम से कम इस घटनाक्रम के बाद आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। रायसीना हिल्स की चिंतन और धड़कनों को सुनने की जरूरत है, और शायद किसी दूसरे को नहीं बल्कि उसी रायसीना हिल्स पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी को भी इस बात को सुनना और समझना होगा। बीते 10 बरस की खींची लकीर शायद अब मिट रही है या मिट चुकी है, क्योंकि भारत की आजादी या भारत के विभाजन दोनों परिस्थितियों के बाद से पाकिस्तान को लेकर ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं आई थी। और किसी भी युद्ध काल के वक्त में अमेरिका ने जो भूमिका बताई, दिखाई, जतलाई, वह भी स्थिति कभी नहीं आई थी। शायद इसीलिए ये वक्त बेहद गंभीर है। रायसीना हिल्स समझ जाए तो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।